हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आप लोग देख रहे हैं प्रोडक्शन ग्रेड बैकएंड एप्लीकेशन सीरीज़। इसमें आज हमारा आने वाला है वीडियो नंबर 2, जहाँ पे हम लोग देखेंगे प्रोजेक्ट इनिशियलाइजेशन के बारे में। तो इसमें एक्चुअली आने क्या वाला है, फर्स्ट हम देखेंगे सिस्टम सेटअप, जहाँ पे हम लोग नोड.जेएस को इंस्टॉल करेंगे, VS कोड को इंस्टॉल करेंगे, फिर हम लोग एक नया नोड.जेएस प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करेंगे। फिर हम लोग जानेंगे पैकेज.जेसन के बारे में कि पैकेज.जेसन क्या होता है, इसमें हम लोग क्या रखते हैं, इसमें कौन सी सेटिंग्स हमें लगानी है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें चाहिए होगा नोड.जेएस, जिसके लिए आप लोग ब्राउज़र में नोड.जेएस टाइप कीजिए। नोड.जेएस के ऑफिशियल वेबसाइट में चले जाइए। ये नोड.जेएस एक्चुअली है जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट, जो हमें ब्राउज़र के बाहर जावास्क्रिप्ट रन करने देता है। तो हम इसमें जाएंगे डाउनलोड्स में, और अभी तो जो करंट वर्जन है वही दिखाएगा। और आप लोग हमेशा LTS वर्जन चूज़ करें, क्योंकि इसमें लॉन्ग टर्म सपोर्ट मिलता है, जो कि अभी है 22.11। और मेरा सिस्टम है विंडोज़ पर। एक्चुअली मैं इसको डॉकर के साथ यूज़ नहीं करने वाला, मैं इसको अपने सिस्टम में डाउनलोड करने वाला हूँ, इंस्टॉल करने वाला हूँ। तो इसके लिए थोड़ा नीचे जाएंगे, यहाँ पे विंडोज़, और मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम आर्किटेक्चर 64 बिट का है। तो उसके लिए मैं जो इंस्टॉलर है उसको डाउनलोड कर लूँगा। तो ये ऑलरेडी मेरे सिस्टम में इंस्टॉल्ड है। आपको क्या करना है, इसको डबल क्लिक करना होगा और नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे, तो ये नोड.जेएस आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। इनकेस आपको कुछ दिक्कत आती है या फिर आपको नहीं पता, तो आप यूट्यूब में कोई भी ट्यूटोरियल फॉलो कर सकते हैं, जिससे आप नोड.जेएस इंस्टॉल कर पाए। फिर इसके साथ साथ हमें चाहिए होगा एक कोड एडिटर, जिसके लिए VS कोड यूज़ करेंगे। बट एक्चुअली इस सीरीज़ में हम लोग कर्सर का यूज़ करने वाले हैं, जो कि मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। कर्सर VS कोड के ऊपर ही बना हुआ है, बट इसमें हमें बहुत सारे एक्स्ट्रा AI फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। ये है कर्सर का ऑफिशियल वेबसाइट, एंड यहाँ से अगर हम लोग ये डाउनलोड करेंगे विंडोज़ के लिए, तो ये डाउनलोड हो जाएगा। एंड इसको भी मैं इंस्टॉल नहीं करने वाला, क्योंकि ये ऑलरेडी मेरे सिस्टम में इंस्टॉल्ड है, तो मैं इसको कैंसिल करने वाला हूँ। तो इन दोनों चीज़ों को आप लोग इंस्टॉल कर लें। कर्सर अगर नहीं करना है तो आप डायरेक्टली VS कोड भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं आ गया हूँ इधर अभी मेरे कोड एडिटर में, जहाँ पे हम लोग एक ब्लैंक फोल्डर ओपन कर लिया है। यहाँ पे हम लोग जाएंगे और नीचे से हमारा जो टर्मिनल है उसको ओपन करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमें जो चीज़ देखनी है कि नोड.जेएस सही से इंस्टॉल हुआ है या नहीं। तो उसके लिए हम लोग एक कमांड टाइप करेंगे, node-v। अगर आप लोगों को भी ऐसा कुछ वर्जन देखने को मिलता है, तो इसका मतलब है आपका नोड.जेएस सही से इंस्टॉल हो चुका है। मेरे केस में यहाँ पे वर्जन 22 है, और करंट जो वर्जन अभी चल रहा है 24 या समथिंग है। तो आप लोग कोई सा भी वर्जन इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमें एक चाहिए होता है पैकेज मैनेजर, जैसे कि नोड.जेएस के साथ इनबिल्ट जो पैकेज मैनेजर आता है वो है npm। तो उसका भी वर्जन हम लोग इधर चेक कर सकते हैं कि मेरे सिस्टम में अभी जो वर्जन है वो है 11.6। तो ये दोनों चीज़ें होनी ज़रूरी है, क्योंकि यही हमें आने वाले काम में हेल्प करेंगे। तो चलिए सबसे पहले एक नया नोड.जेएस ब्लैंक प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करते हैं। तो उसके लिए हमें एक कमांड टाइप करना है, node init npm init, sorry, the command will be npm init। एंड इसको करने के बाद हमें ये कुछ सवाल पूछेगा, जैसे कि पैकेज का नेम क्या होना चाहिए, जो है वही रखने देता हूँ। इसका वर्जन है 1, सही है। डिस्क्रिप्शन में रख देता हूँ नोड.जेएस बैकएंड प्रोडक्शन टेम्पलेट। एंट्री पॉइंट जो है अभी उसी को रख लेते हैं। टेस्ट कमांड अभी कुछ नहीं देना। गिट रिपोजिटरी अभी एम्प्टी छोड़ है, कीवर्ड्स भी एम्प्टी रख रहे हैं, ऑथर भी एम्प्टी, लाइसेंस। एंड टाइप जो है उसको हम लोग चेंज करने वाले हैं। उसमें हम लोग यूज़ करेंगे मॉड्यूल। आप लोगों को अगर पता नहीं है तो मैं आपको बता दूँ, 2 टाइप के मॉड्यूल आते हैं, एक है कॉमन.जेएस एंड एक है ESM मॉड्यूल्स। कॉमन.जेएस पिछले टाइम में यूज़ होता था, जिसमें हम लोग मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स करके मॉड्यूल्स को एक्सपोर्ट करते थे, एंड रिक्वेस्ट स्टेटमेंट का यूज़ करके हम लोग वो चीज़ें इंपोर्ट कर सकते थे। बट आफ्टर 2015 ESM मॉड्यूल्स को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। ये बहुत सारे एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, काफ़ी ऑप्टिमाइज्ड है, एंड एसिंक्रोनस नेचर का आता है।
तो अभी के जो भी मॉडर्न एप्लीकेशंस बन रहे हैं सभी ES मॉड्यूल के ऊपर बन रहे हैं, तो हम भी वही फॉलो करेंगे। एंड आप लोगों को अगर इस चीज़ के ऊपर एक वीडियो चाहिए होगा तो मैं बहुत ही जल्द कॉमनजेस एंड ESM मॉड्यूल्स के ऊपर एक वीडियो लाने वाला हूँ। एंड आपको उसका लिंक ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा, तो उससे आप लोगों को एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा। तो इसको मॉड्यूल करके मैं इंटर कर देता हूँ एंड ओके। सो इससे हमारा क्या हुआ, एक नया आप लोगों को दिख रहा होगा इधर लेफ़्ट साइड में एक package.json फाइल बन चुका है, जिसमें हमारा प्रोजेक्ट नेम है, वर्जन है, डिस्क्रिप्शन है, लाइसेंस टाइप, मेन, स्क्रिप्ट्स। ये जो स्क्रिप्ट्स वाला चीज़ है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं टेस्ट स्क्रिप्ट को अभी फ़िलहाल के लिए हटा देता हूँ, जिसमें अभी मैं रखने वाला हूँ डिव एंड इधर अभी नोड index.js, ये होने वाला है मेरा एंट्री पॉइंट। एंड चलिए इधर एक index.js फाइल ही बना लेते हैं, index.js, एंड इधर कंटेंट रख देते हैं console.log वेलकम टू प्रोडक्शन ग्रेड बैकएंड सीरीज। ओके, तो इसको हम लोग रन करके भी देख सकते हैं। रन करने के लिए जो हमने अभी कमांड इधर टाइप किया है डेव कमांड, तो इसको एक्सिक्यूट करने के लिए npm रन डेव। तो इससे चलिए हमें कंसोल में देखने को मिल गया है वेलकम टू प्रोडक्शन ग्रेड बैकएंड सीरीज। तो हमारा प्रोजेक्ट सही से इनिशियलाइज हो चुका है। अब चलिए हम लोग डिटेल में इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। जैसे कि अभी तो इसमें बहुत कुछ आने वाला है, तो एक एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है प्रोडक्शन गेट बैकएंड एप्लीकेशन में रहती है वो है टाइप, जिसमें ये या तो मॉड्यूल हो सकता है या फिर ये कॉमन जेएस हो सकता है। जैसे कि मैंने बोला कि हम लोग कॉमन जेएस पुराना है उसको हम यूज़ नहीं करेंगे, इसको हम मॉड्यूल रखने देंगे, तो ये मॉड्यूल होगा। नेक्स्ट जो फील्ड्स इधर मिसिंग रहती है, हमें एक प्रोडक्शन एप्लीकेशंस में जो चीज़ें रखनी चाहिए एक्स्ट्रा, उसमें सबसे पहले आ जाता है इंजिन्स। तो इंजिन्स एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर हमें पास करना होता है कि कौन से रन टाइम एनवायरनमेंट में ये एप्लीकेशन रन करेगा। तो सबसे पहले तो हमारा जो एप्लीकेशन बन रहा है वो Node.js के ऊपर है। इसमें हम लोग डिफ़ाइन करेंगे कि नोड, इसका वर्जन कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, मेरा अभी 22 है तो 22.0.0 में रख लेता हूँ। तो इससे क्या पता चलेगा कि आपके सिस्टम में एटलीस्ट Node.js का वर्जन 22 होना चाहिए या उससे ऊपर होना चाहिए, तभी ये प्रोजेक्ट इंस्टॉल होगा। नहीं तो बहुत सारी दिक्कत आ सकती है, बहुत सारी डिपेंडेंसी इशूज़ हो सकती है, प्रोजेक्ट क्रैश हो सकता है। तो इन सभी चीज़ों के लिए हमें इंजिन्स जो टैग है ये इसको हमें ऐड करना होता है। नेक्स्ट हमें जो चीज़ डालनी होती है npm, जैसे कि मैं npm यूज़ कर रहा हूँ, आप लोग शायद yarn, barn या फिर pnpm भी यूज़ कर सकते हैं, तो उसका वर्जन यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं। अभी मेरा जो वर्जन है 11 पॉइंट समथिंग, तो मैं 11.0.0 दे देता हूँ और इसके आगे एक फ्लैग लगा देता हूँ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 11.0। तो इसमें भी बहुत सारे आप लोगों को वर्जन अगर लिखना है, उसका वर्जन रेंज, उसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के देखने को मिल जाते होंगे। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे इस साइन का यूज़ करें तो इसका मतलब है कि 22 वर्जन में कोई भी वर्जन चलेगा, 22.1, 0.2, 0.3 या फिर उसके बाद जो थर्ड आता है उसमें भी कोई भी वर्जन चलेगा, बस उसका मेजर वर्जन 22 होना चाहिए। फिर आता है हमारा डायरेक्ट वर्जन, स्ट्रिक्ट वर्जन। इससे हम लोग क्या बताते हैं कि जो वर्जन है वो एग्जैक्टली 22.0.0 ही होना है, उससे अलावा कोई भी वर्जन नहीं चलेगा। फिर एक चीज़ आता है कि ये जो ग्रेटर देन इक्वल्स टू या फिर ओनली ग्रेटर देन साइन होता है, इससे हम लोग बताते हैं कि Node.js का वर्जन तो 22 से ग्रेटर देन होना चाहिए। एंड अगर हमको कोई मैक्स, ये हो गया लोअर लिमिट, अगर हमको कोई अपर लिमिट सेट करना होता है तो एक स्पेस दीजिए एंड लेस देन इक्वल्स टू, मान लीजिए मैं 25 तक मैं इसको रखना चाहता हूँ, लिमिट करना चाहता हूँ, तो इस केस में मैं ऐसे इसको डिफ़ाइन कर सकता हूँ। तो ये हो गया फर्स्ट सेटिंग्स जो हमें करनी है।
इसके बाद हम लोग जो डिफ़ाइन करते हैं ओएस पैरामीटर क्या लेता है, एक एरे लेता है जिसमें हमें बताना होता है कि कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में ये प्रोजेक्ट रन कर सकता है। जैसे कि मेरा अभी है विंडोज़ 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, तो Win64 में ये रन कर सकता है, ये लिनक्स पे रन कर सकता है। एंड इनकेस ये मान लीजिए मैक ओएस के लिए नहीं बना है, तो इसके लिए मैं इसके आगे एक नॉट साइन लगा सकता हूँ, जिससे ये बताएगा कि ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो पैकेज है, ये मैक ओएस में सपोर्ट नहीं करता। अब आप लोगों को अगर नहीं पता कि डार्विन क्या है, डार्विन इज़ ए ओपन सोर्स यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, और इस डार्विन ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर एक्चुअली मैक ओएस, जो मैक का कंप्लीट इकोसिस्टम है, मैक ओएस, वॉच ओएस, इसके अलावा आईओएस, ये सभी डार्विन के ऊपर बना हुआ है। तो अगर इन आपको मैक ओएस को एक्सक्लूड करना है तो उसके लिए आपको डार्विन फ्लैग का यूज़ करना है। तो ये हो गया हमारा ओएस वर्जन। फिर हमारा आ जाता है इसके बाद जो पॉइंट, उसमें हम लोग सीपीयू, ये ऑप्शनल है, ये आप लोग दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते। एंड सीपीयू भी एक एरे लेता है, एंड एरे में हम लोग सीपीयू आर्किटेक्चर डिफाइन करते हैं। जैसे कि ये 64 बिट आर्किटेक्चर को तो ज़रूर संभालेगा, एंड मान लीजिए ये ARM64 को भी सपोर्ट करता है, तो इन चीज़ों के लिए। एंड इन केस ये 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट नहीं करता, तो उस केस में हम नॉट लगा सकते हैं, जैसे कि नॉट x86 32 बिट के लिए हम लोग 86 यूज़ करते हैं। तो ये हो गया हमारा CPU कॉन्फ़िगरेशन। एंड अभी हम लोग जो चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, इसके अलावा ये जो ऑप्शन है वर्क स्पेसेस, ये हर प्रोजेक्ट में काम नहीं आता। वर्क स्पेसेस क्या होता है? वर्क स्पेसेस एक्चुअली एक एरे आता है, एंड वर्क स्पेसेस के अंदर अगर हम लोग एक मोनोरेप एप्लीकेशन बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास हो सकता है इधर पैकेजेस करके एक मॉड्यूल हो, जिसके अंदर हमारा हो सकता है ऑथ सर्विस कुछ, या फिर हमारा पैकेजेस के अंदर हो सकता है फाइल सर्विस, राइट। तो ये सभी तो आता है, ये फोल्डर होगा पैकेजेस, इसमें फाइल सर्विस। इसके अलावा मान लीजिए बाहर हमारा एक और चीज़ है टूल्स। बहुत सारी कंपनीज में बहुत सारे इंटरनल्स टूल रहते हैं जो कि एक मोनोरेपो के अंदर रहता है, तो टूल्स भी हम लोग इधर रख सकते हैं वर्क स्पेस में। एंड इसके अलावा भी अगर हमारा ये मोनोरेपो है, तो इधर फ्रंट एंड एप्लीकेशंस भी रहते हैं, जहाँ पे ये नाम रहता है ऐप्स। एंड ऐप्स के अंदर मान लीजिए हमारा एक एडमिन डैशबोर्ड रह सकता है। फिर हमारा जो चीज़ हो सकता है ऐप्स के अंदर रह सकता है हमारा मेन पोर्टल, राइट। सो बहुत सारी चीज़ें आ सकती है, और इन सभी चीज़ों को मैनेज करने के लिए ये वर्कस्पेस जो फील्ड है, ये यूज़ में आता है। हम इधर इसमें क्या सेट कर सकते हैं कि हम लोग बताते हैं कि इस मोनोरेपो के अंदर कौन से चीज़ है, तो उसको डिफ़ाइन करने के लिए हम लोग इधर आते हैं। जैसे कि हमारा ऐप्स के अंदर जो भी चीज़ है वो सभी वर्कस्पेस के अंदर आएगा। नेक्स्ट हो सकता है हमारा पैकेजेस, तो पैकेजेस के अंदर भी जो चीज़ है वो वर्कस्पेस के अंदर अवेलेबल होना चाहिए। एंड जो टूल्स के अंदर भी जो चीज़ें अवेलेबल है वो सभी थ्रू आउट द एप्लीकेशन मोनोरेपो हमें एक्सेसिबल होना चाहिए। तो उस चीज़ को एक्सेसिबल कराने के लिए ये वर्कस्पेस जो की होता है ये यूज़ में आता है। एंड वर्कस्पेस के अलावा जो इंटरनल ये जो मॉडल्स बनेंगे, इनके अंदर जो package.json फाइल होगा, वहाँ पे हम लोग एक एक्सपोर्ट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, एक्सपोर्ट्स, जहाँ पे हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, डिफ़ाइन करते हैं कि कौन से चीज़ों को, जैसे मान लीजिए कि इधर हमारा हो गया index.js, तो उसको हम कहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं,
dist/index.js। तो ऐसे हम लोग डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये कौन सा वर्क स्पेस है और वर्क स्पेस से कौन सा चीज़ एक्सपोर्ट हो रहा है। ये रूट पेरेंट लेवल पे नहीं रहता, ये एक्चुअली रहता है इंटरनली। तो ये वर्क स्पेस और एक्सपोर्ट्स वाला जो सीन है ये हमारा अभी इस प्रोजेक्ट में काम नहीं आने वाला, तो इसको हटा देते हैं। आप लोग के रेफरेंस के लिए ये चीज़ बताई थी मैंने। और इसके अलावा एक और जो चीज़ रहती है रिपोजिटरी। तो रिपोजिटरी के अंदर सबसे पहले जो फ्लैग आता है वो है टाइप। जैसे कि हम लोग ने सुना ही होगा गिटहब, गिटलैब, इन चीज़ों के बारे में, जहाँ पे हम लोग कोड शेयर करते हैं टीम कोलैबोरेशन के लिए। तो इससे अभी हम लोग जो यूज़ करने वाला है वो है गिट, एंड उसके बाद हमें जो चीज़ देना होता है वो है URL। एंड URL में हमें एक्चुअली जो हमारा प्रोजेक्ट का लिंक आता है वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए एक गिटहब रिपोजिटरी बना ही लेते हैं। तो मैं आ गया हूँ मेरे प्रोफाइल में। इधर एक हम लोग नया रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं। न्यू पे आते हैं, रिपोजिटरी का नेम दे देते हैं Node.js बैकएंड टेम्पलेट। ओके, इसको अभी पब्लिक रखते हैं, रीडमी नहीं चाहिए अभी फ़िलहाल के लिए। लाइसेंस वाइसेंस इन सभी को ऐसे ही छोड़ देते हैं और इस रिपोजिटरी को क्रिएट कर लेते हैं। एंड ये जो लिंक हमें मिला है इसको ऐड करते हैं हमारे गिट में। उससे पहले हमारा जो ये URL बना है, इस URL को हम लोग चलते हैं और इधर पेस्ट कर देते हैं। तो इससे हमारे पैकेज को पता लगेगा कि इसका गिट ऑरिजिन कहाँ पे है। एंड अगर हम लोग इसमें गिट इनिशियलाइज करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हमें इधर करना पड़ेगा एक कमांड। आपके मशीन में गिट इंस्टॉल होना चाहिए। कैसे आप वेरीफाई कर सकते हैं कि गिट है या नहीं? आपको ये कमांड टाइप करना है git-b, एंड आपको ये ऐसा वर्जन मिलेगा। मेरा 2.50 है, तो आप लोगों को कोई ऐसा वर्जन मिलता है तो सही है, नहीं तो आप गिट भी ऐसे ही नॉर्मली इंस्टॉल कर सकते हैं उस पर ऑफिशियल साइट से। एंड अभी हम लोग जो करने वाले हैं गिट रिमोट ऐड ऑरिजिन, और हमें जो ये URL मिलता है HTTPS वाला भी यूज़ कर सकते हैं और SSH भी यूज़ कर सकते हैं। मैं SSH प्रेफर करता हूँ और सेटअप भी करके रखा हूँ, तो इसी को यूज़ करता हूँ। एंड पहले तो हमें इसको सेटअप करना पड़ेगा। 1 मिनट। गिट इनिट करके हमें पहले इधर एक एम्प्टी गिट प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करना है। तो अभी देख सकते हैं कि ये जो फाइल से ये ग्रीन हो चुके हैं, इसका मतलब हमारे प्रोजेक्ट में गिट इनिशियलाइज हो चुका है। एंड अभी हम लोग वो जो गिट रिमोट ऐड ऑरिजिन है इसको ऐड कर पाएंगे। इसको क्लिक करते हैं तो हमारा जो गिट है वो हमारे रिमोट ऑरिजिन के साथ अटैच हो चुका है। इसका मतलब हम जो भी चेंजेस यहाँ से पुल या पुश करना चाहेंगे वो डायरेक्टली हमारे इस रिपोजिटरी के अंदर भी शो करेगा। तो यही था आज के वीडियो का कंटेंट। आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको कुछ नया सीखने को मिला या नहीं। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में, जहाँ पे हम लोग एक फोल्डर MVC पैटर्न को फॉलो करेंगे। एंड एक बैकएंड एप्लीकेशन कैसे सेटअप करते हैं, कौन से फोल्डर्स होना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। एंड मैं हूँ इम्तियाज़ डेव, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।